नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सुशासन तिहार के तहत अब समाधान शिविर, आवेदनों का होगा निराकरण। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 2 बच्चे, एक की हुई मौत, दूसरा घायल। आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी की तिथि निर्धारित। और बेमौसम आंधी बारिश का कहर, आम जीवन हुआ प्रभावित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण की ताजा प्रगति की जानकारी ली। अब तक 72% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। विभिन्न विभागों को मिले 2,08,000 आवेदनों में से 1,49,000 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। शेष आवेदनों को निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने 5 मई से शुरू हो रहे समाधान शिविरों की तैयारी की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी शिविर में और कभी भी पहुंच सकते हैं, लिहाजा अधिकारी पूरी तैयारी के साथ तिहार की भावना के अनुरूप शिविरों में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दिखाएं। आम जनता से संवेदनशीलता के साथ संवाद कर उनके दुख दर्द को महसूस करते हुए सकारात्मक रूप से उनके आवेदनों का समाधान करें। समाधान शिविर की पहली कड़ी 5 मई को बरतोरी, बिल्हा एवं जयराम नगर मस्तूरी में होगी। कलेक्टर ने कहा कि समस्या जिस विभाग से संबंधित है उसी विभाग के पास पहुंच जाए, तभी उसका निदान संभव होगा। कुछ विभागों में आवेदन ट्रांसफर करने में भी हुए विलंब पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैठक में सुशासन पोर्टल खोलकर निराकरण की गुणवत्ता भी परखी। कुछ मिसाल देकर बताया कि समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए। अग्रवाल ने कहा कि निराकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, यथासंभव प्रार्थी से चर्चा कर ली जाए। जिनका काम किसी कारण से किया जाना संभव नहीं है तो उन्हें जरूर बताएं। उन्हें नियम और प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ समझाएं। समाधान शिविरों में शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही निराकरण की स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। सामग्री वितरित भी की जाएगी। स्थानीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कोनी स्थित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाजू में 746 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन के लिए राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। जहां राज्य सरकार ने पहले किश्त के रूप में 8 करोड़ रुपए सिम्स प्रबंधन को जारी किए। इसके बाद अब नए भवन के निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। निर्माण के पहले चरण में बाउंड्री वॉल के साथ साथ समतलीकरण का कार्य किए जाने के बाद कही जा रही है। वहीं दूसरी किश्त आने वाले महीने में प्राप्त होने की संभावना है। अस्पताल भवन के प्रमुख निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकेगी। आपको बता दें कि उक्त भवन को पूर्ण करने का लक्ष्य 2028 तक का तय किया गया है। मालूम हो कि कोनी में बन चुके 200 करोड़ के सिम्स से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाजू में 120 करोड़ की लागत से स्टेट कैंसर यूनिट का निर्माण चल रहा है, जो इस साल 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इन दोनों हॉस्पिटल के पास ही सिम्स का नया भवन बनने जा रहा है। प्रदेश के पिछले बजट में इसकी स्वीकृति को हरी झंडी दे दी गई थी। अब तय समय के अनुसार इसके लिए पहली किश्त जारी कर दी गई है। इस भवन के बनने के बाद पूरा सिम्स यहीं से संचालित होगा। नगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु वार्ड क्रमांक 12 के जोन अध्यक्ष पार्षद विजय सिंह मरावी के आह्वान पर विशेष तालाब स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी सहित कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया। विधायक कौशिक और महापौर विधानी ने स्वयं श्रमदान करते हुए तालाब की सफाई की और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कौशिक ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई न केवल पर्यावरण बल्कि स्वास्थ्य और वर्षा जल संचयन के लिए भी अहम है। उन्होंने बताया कि यह तालाब अब शिव कुंड तालाब के नाम से जाना जाएगा, जिससे यह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त स्थल
बने। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद की श्री इंगोले, मंडल अध्यक्ष हरीश साहू, विजय मरावी, बलराम देवांगन, मनोज दुबे सहित कई गणमान्य नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, निगम अधिकारी, सफाई कर्मी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में महापौर पूजा विधानी ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने और कचरा न फैलाने की अपील की। रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम भरवीडीह में शनिवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दो किशोर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 15 वर्षीय योगेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय कुलदीप साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बाद गांव में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इसी दौरान योगेश और कुलदीप आम के पेड़ के पास आम खाने गए थे। तेज गर्जना के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी भीषण थी कि योगेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुलदीप बुरी तरह झुलस गया। कुलदीप, जो ग्राम हरदी तखतपुर का निवासी है और गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल भरवीडीह आया हुआ था, जिसे तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। योगेश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव के लोग शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए जुटे हैं। गौरतलब है कि आंधी तूफान और गर्जना के दौरान पेड़ों के नीचे खड़ा होना या खुले मैदान में रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। लोगों को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 को लेकर प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार सुशासन की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में 66 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 24 नगरीय और 42 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 2,08,438 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,73,735 का निराकरण किया जा चुका है। इन शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि शिविरों में स्वयं भाग लेंगे और जनता से संवाद कर फीडबैक लेंगे। उन्होंने जनता से शिविरों में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की और अधिकारियों को प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश दिए। शिविर 5 से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र के पूर्व प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार 15 मई तक लॉटरी की प्रक्रिया जिले में पूरी कर ली जाएगी, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉटरी की तिथि स्कूल वार जारी कर दी गई है। आपको बता दें, जिले में 34 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 5 मई तक मांगे गए थे, जिनके दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों के प्रवेश की प्रक्रिया 6 मई से 15 मई तक पूर्ण की जानी है, जिसे लेकर डीईओ ने जिले के सभी सीजीएस विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनकी उपस्थिति में फलों के समक्ष स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से प्रवेश की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि स्कूल में जिस कक्षा में रिक्त सीटों से अधिक आवेदन स्कूलों को प्राप्त हुए हैं, वहां लॉटरी के माध्यम से छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया अभिभावकों की उपस्थिति में संपन्न कराई जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में जिला पंचायत की 4 प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने सबसे पहले सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण के स्थिति की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने जिला पंचायत में प्राप्त आवेदनों की संख्या और निराकृत आवेदनों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप आम लोगों की शिकायतों और मांगों का त्वरित रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा, अधिकारी केवल नौकरी की दृष्टि से कार्य न करें, बल्कि सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और संवेदनशीलता से आम लोगों की समस्याओं को दूर करें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए क्षेत्रवार प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक सुधारात्मक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत समीक्षा की और जनपद सीईओ को आवास निर्माण में गति लाते हुए लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। आवास निर्माण की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे में कोई भी गरीब परिवार न छूटा हो। कलेक्टर ने अपूर्ण प्रगतिरत और अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। जिले में 66,000 लक्षित पीएम आवासों पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इतने परिवारों को छत देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियान्वयन में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, ओडीएफ प्लस गांव की जानकारी और मॉडल शौचालय निर्माण के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में स्व सहायता समूहों और उनके द्वारा की जा रही आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। मनरेगा की भी उन्होंने संक्षिप्त समीक्षा की। इस अवसर पर सभी जनपद सीईओ, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। थाना तोरवा क्षेत्र में 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पहला मामला पूर्व बस्ती का है, जहां रहने वाले मनीष निर्मलकर ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालात में सिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हेमूनगर अटल आवास की है, जहां दीपक निषाद ने घर में अकेले होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों मामलों में आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ये मृतक मनीष निर्मलकर पिता सुरेश निर्मलकर हैं, 26 वर्ष के। इन्होंने जहर का सेवन कर लिया था, जिस पर इनको सिम्स में भर्ती कराया गया था। तो सूचना आई है कि उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर थाना तोरवा में मर्ग क्रमांक 22 कायम करके जांच में लिया गया। पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामला वर्तमान में जांच में है। इसके अतिरिक्त हेमूनगर से एक मृतक हैं दीपक निषाद, 38 वर्ष के। इनके द्वारा भी अपने घर पर फांसी लगा ली गई थी, जिस पर थाना तोरवा में मर्ग क्रमांक 23 कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शनिवार की शाम हुई आंधी बारिश ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।
जहां सेंद्री में लगे लाखों के केले इस आंधी बारिश में बर्बाद हो गए। शहर से लगे सेंद्री में किसान गया प्रसाद कश्यप का खेत है, जहां उन्होंने इस मौसम में केले की खेती की थी, जहां 5 एकड़ में केले की खेती की गई थी, जो शायद 15 दिन के बाद केले बेचने योग्य हो जाते। लेकिन इससे पहले शनिवार को ही तेज आंधी तूफान और बारिश हो गई, जिससे पूरा केले का पेड़ एक ओर झुक गया, टूट गया। इस आंधी तूफान की वजह से किसान गया प्रसाद को लाखों का नुकसान हो गया। वहीं आसपास के खेतों में लगे आम के बगीचों में भारी नुकसान हो गया, जहां आधे से भी ज्यादा आम झड़ गए। और बताया जा रहा है कि इस अचानक बदले हुए मौसम की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये कल आंधी तूफान बहुत जोर का यहाँ था, लगभग 50-60 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे आया है, जो कि ग्राम सेंद्री का किसान हूँ मैं। यहाँ पे अपने यहाँ लगभग 5 एकड़ करीब में केला लगा था। इसमें लगभग केला का पूरा प्लॉट क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा आधे बीज से तना उसका टूट के गिर चुका है पूरा प्लॉट। तो उसमें लगभग बहुत ज़्यादा, लगभग 100% नुकसान ही है। मैच्योर भी केला नहीं हुआ था काटने की अपन मार्केट उसको सेल कर लें, वो लगभग किसानों का पूरा नुकसान ही है। आपका कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा यहाँ पे लगभग 5 एकड़ में केला था, वो लगभग 10-12 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ। जैसे आसपास और कितने जगह केला लगा होगा भैया, कुछ आइडिया है आपको? सेंदरी, लगभग सेंदरी कछार अपन बोले यहाँ पे लगभग 8-10 किसानों के यहाँ केला था। उनके यहाँ सभी के यहाँ यही स्थिति है। और आम वगैरह की क्या स्थिति है भैया? आम के प्लांट यहाँ पे लगभग 40 प्लांट लगभग थे। सभी का पूरा आम पूरा गिर चुका है। आंधी तूफान ने मचाया उत्पात। अलग अलग इलाकों में गिरे कई पेड़, कई घंटों तक बिजली व्यवस्था हुई ठप। नजर आई बिजली विभाग की उदासीनता। बीते कुछ दिनों से बिलासपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां शाम होते ही आंधी तूफान शुरू हो जाता है। वहीं मौसम विभाग ने अन्य जिलों के साथ ही बिलासपुर जिले के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें 2 से 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं शनिवार की शाम एक बार फिर मौसम ने करवट ली और तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। इस आंधी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। साथ ही बेकाबू तूफान की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिससे बिलासपुर में कई घंटे तक बिजली व्यवस्था ठप रही। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां देर रात तक बिजली नहीं आई। जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली बिल हाफ की योजना चलाई जा रही थी। उस दौरान बिजली बिल हाफ के साथ बिजली ही साफ हो जा रही थी। वहीं अब प्रदेश की साय सरकार में बिजली साय साय गोल हो रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।